साहब आप स्टार्ट करें। धन्यवाद प्रदीप जी। तो मित्रों, हम लोग लगातार हर महीने किसी न किसी एक विषय पे लेकर के चर्चा करते हैं आपस में। एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में हर मधुमेही को जागरूक होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम मधुमेह का इलाज करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, तो हमारा जो प्रथम टारगेट होता है, ध्येय होता है कि बढ़े हुए शुगर को हम मानक के अंदर ले आए। जो एक आम नॉन डायबिटिक का, एक जिसे मधुमेह नहीं है, उसका जो रक्त शर्करा स्तर होता है, हम लगभग उस स्तर पे उसके शर्करा को मेंटेन करके रखें, जिससे कि उसके अंगों को क्षति ना पहुंचे। लेकिन इस प्रयास में होता क्या है कि एक जो सामान्य मनुष्य है, उसमें तो अगर वो 3 दिन उपवास भी रह रहा है, 2 दिन उपवास भी है, तो शरीर की ऐसी एक जटिल प्रणाली है और इंटेलिजेंट प्रणाली है, जो अगर भोजन न लेने पे रक्त में शुगर की कमी हो रही है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए उसके पास तमाम उपाय होते हैं। उन उपायों के माध्यम से रक्त शर्करा को एक सामान्य स्तर पर बना के रखता है। लेकिन जब कोई एक मधुमेही दवा का सेवन कर रहा है रक्त शर्करा को कम करने के लिए, और वैसे में अगर दवा की मात्रा उस व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार ज्यादा हो रही है, या व्यक्ति बीच में खाना नहीं खा रहा है, या कोई और समस्या आ गई, बीमार पड़ गया, उल्टी दस्त हो गया, तो दवा के प्रभाव की वजह से रक्त शर्करा सामान्य से नीचे जाने लगता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ऐसे में तमाम परेशानियां उठ खड़ी होती हैं। तो इस क्या क्या वो लक्षण होते हैं जिससे एक रोगी जान पाए कि उसका शुगर लो हो रहा है, कैसे उसको वो मैनेज करेगा, इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर अभिजीत गुप्ता हैं, और आपको यह एक सामान्य भाषा में इस बारे में अवगत कराएंगे। और इसके बाद फिर आपके मन में जो जिज्ञासाएं होंगी, जो प्रश्न उठेंगे, चर्चा के बाद हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर अभिजीत गुप्ता, आप अपनी टॉक को सामने रखें। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार, और आशा करता हूं मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। जी बिल्कुल ठीक आ रही है जी। इसी के साथ हम लोग आज का विषय शुरू करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, या जिसको हम आम भाषा में कह लें तो शुगर का कम हो जाना, चीनी घट जाना, या खून में, रक्त में शर्करा की मात्रा कम। हाइपोग्लाइसीमिया एक वेल डिफाइंड एंटिटी है, और हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटिक और नॉन डायबिटिक यानी मधुमेही एवं जो सामान्य व्यक्ति हैं, दोनों में ही यह स्थिति देखी गई है। लेकिन आज जो हम लोग विषय डिस्कस करेंगे वो हाइपोग्लाइसीमिया मधुमेही रोगियों में क्यों और कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिभाषा के अनुसार जो हाइपोग्लाइसीमिया है वह यह है कि किसी शुगर या मधुमेही का रक्त का शुगर जब 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने लगे, या जिसकी वजह से रोगी को शुगर कम होने के लक्षण उत्पन्न होने लगे, और इससे रोगी के स्वास्थ्य को हानि होने की संभावना हो, तो इस स्थिति को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मेडिकल साइंस में हाइपोग्लाइसीमिया को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक विपल्स ट्रायड होता है, जिसको विपल के नियम भी कहते हैं। इस ट्रायड में 3 अति महत्वपूर्ण नियम आते हैं। पहला यह कि रक्त शुगर कम होने के लक्षण उत्पन्न होना। दूसरा ये कि लक्षण होने के बाद आपने जब जांच की उसी समय, तो जांच में शुगर का कम निकलना। और तीसरा ये कि ग्लूकोज देने के बाद इन लक्षणों का समाप्त हो जाना। यदि नापने पर शुगर कम नहीं निकल रही है तो हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं मानेंगे, और ऐसी स्थिति में हम रोगी को ग्लूकोज ना दे करके इसके दूसरे कारणों का, कि ऐसे लक्षण क्यों हो रहे हैं, इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, तो उन दूसरे कारणों की फिर जांच होनी चाहिए। तो इसलिए यदि रोगी हमारे पास अक्सर आते हैं कि हमको घबराहट होती है, या हमको ऐसा लगता है हमारा शुगर कम हो गया, शुगर चार्ट नॉर्मल दिखता है,
आप रोगी से पूछिए कि क्या आपने उस वक्त अपनी शुगर की जांच की थी, तो उत्तर अक्सर मिलता है कि हमने जांच नहीं की और हमने बिस्कुट ले लिया या ग्लूकोज पी लिया। अपने शुगर की जांच उस वक्त जरूर करें। ये डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है कि क्या एक्चुअली हाइपोग्लाइसीमिया है, और यदि है तो किस लेवल का हाइपोग्लाइसीमिया है। बहुत ज्यादा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है या फिर माइल्ड या मॉडरेट लेवल का हाइपोग्लाइसीमिया है। अब जैसा कि सर ने बताया कि शुगर के रोगियों में आमतौर पर दवाओं की मात्रा ज्यादा होने से या इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होने से हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बनती है। उसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से एक मधुमेही हाइपोग्लाइसीमिया होने के लिए ज्यादा संभावित होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आम है टाइप 1 डायबिटीज। अब जैसा कि हम सब लोग पहले मीटिंग्स में डिस्कस कर चुके हैं और जान चुके हैं कि टाइप 1 डायबिटीज अमूमन यंग लोगों में होता है, बच्चों में ज्यादा कॉमन है, और इसमें दवा से काम नहीं चलता, केवल इंसुलिन का ही सहारा लेना पड़ता। ऐसे में यदि बच्चा एक ठीक ठाक मात्रा में ऑप्टिमल डोज में इंसुलिन ले रहा है और कभी वो स्कूल चला गया, खाना नहीं खा पाया, या बच्चे अक्सर करके खाना खाने में लापरवाही कर देते हैं, और अगर उसने इंसुलिन लगा ली है, तो ऐसे टाइप 1 के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया होने के लिए ज्यादा रिस्क पे होते हैं। जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज है, यानी कि जो एडल्टहुड में आके होता है और जो ज्यादा कॉमन डायबिटीज है, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया अमूमन तब होता है जब आपका डायबिटीज की जो बीमारी है वो काफी लंबे समय से चली आ रही। लंबे समय से का अर्थ है कि 5 या 10 साल से अधिक आपको बीमारी के साथ हो गए और आपने अच्छा कंट्रोल नहीं रखा है, शुरू में आपने बड़ी लापरवाही की है। तो ऐसे रोगियों में अमूमन जो हमारा बीटा सेल होते हैं, अल्फा सेल होते हैं पेनक्रियास की ग्रंथि के अंदर, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती। तो इसकी वजह से शरीर की हाइपोग्लाइसीमिया को सेंस करने की और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की जो कैपेबिलिटी है वो घट जाती है। तो टाइप 2 के रोगी जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, वह भी हाइपोग्लाइसीमिया होने के ज्यादा रिस्क पे होते हैं। टाइप 2 के वह रोगी जिनको की बहुत हाई डोज में इंसुलिन चल रही है, कई रोगी ऐसे होते हैं जिनको एक दिन में 100 यूनिट से ऊपर इंसुलिन देना पड़ता है उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो अब पता चला मरीज भोजन से पहले वाला इंसुलिन 25 यूनिट, 30 यूनिट, 35 यूनिट लगा रहा है, और किसी वजह से ज्यादा भोजन खाने की इच्छा नहीं हुई या भोजन मिस हो गया, तो हाई इंसुलिन रिक्वायरमेंट जिन पेशेंट्स की है वह भी हाइपोग्लाइसीमिया के लिए प्रोन रहेंगे। इसके अलावा जो क्रॉनिक किडनी फेलियर के मरीज हैं, यानी जिनका गुर्दा खराब हो रहा है, या जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के मरीज हैं जिनको लिवर में सिरोसिस हो गई है, ऐसे रोगी भी हाइपोग्लाइसीमिया के लिए अधिक प्रोन होते हैं। वह रोगी जो किसी भीषण इन्फेक्शन से की चपेट में हो, जैसे कि कोई सीवियर पेट का इन्फेक्शन हो गया है, डायरिया, डिसेंट्री चल रहा है, या फिर आपको किसी भी अंग का कोई अगर ज्यादा इन्फेक्शन है, तो भी शरीर की हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो शरीर का ग्लूकोज यूटिलाइजेशन है वह बढ़ जाता है, यानी शरीर ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहा है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और अगर आपने दवाओं की मात्रा कम नहीं की है तो हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना है। वह रोगी जो अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो मदिरा के अधिक सेवन से भी हाइपोग्लाइसीमिया देखा गया है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। यदि आप गलत तरीके से इंसुलिन लगाते हैं या गलत जगह पे इंसुलिन लगाते हैं,
अर्थात कई सारे रोगी हैं जो एक ही जगह बार बार इंसुलिन लगाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे गांठें पड़ जाती हैं, जिसको हम लाइपोडिस्ट्रोफी या लाइपोएट्रोफी बोलते हैं। तो अगर आप उसी जगह बार बार लगा रहे हैं, वहां पे स्किन हार्ड हो गई है, सबक्यूटेनियस टिश्यू हार्ड हो गया है, वहां पे गांठ बन गई है, तो उसमें से आपके जो इंसुलिन का प्रयोग है, जो एब्जॉर्प्शन है, वह सही तरीके से नहीं हो पाता। तो लाइपोडिस्ट्रोफी के पेशेंट्स में भी हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना अधिक होती है गलत जगह पे लगाने से। अगर आप अनुचित प्रकार की इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कई इंसुलिन फिक्स डोज फॉर्मुलेशन में आती हैं, जैसे 50-50 या 30-70। अब आपको किस तरह की इंसुलिन की आवश्यकता है, ये आपकी दिनचर्या, आपके भोजन के समय और आपके शुगर्स कैसे चल रहे हैं, इसको देखते हुए डिसाइड करने के लिए एक चिकित्सक को बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि किसको हमें रेगुलर इंसुलिन देना है, किसको हमें 30-70 का मिक्सचर देना है, किसको हमें 50-50 का मिक्सचर देना है। तो यदि इस डिसीजन मेकिंग में कहीं गड़बड़ी आ जाए तो भी इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मरीज को प्रीडिस्पोज कर देता है। ये देखने में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा चार्ट है, लेकिन बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग बस फॉलो करिए। हमारे रक्त शर्करा कम हो गई, ये रक्त शर्करा कम हुई, इसको सिग्नल गया हमारे अम्लाशय की ग्रंथि को, पेनक्रियास को और हमारे ब्रेन, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह केवल और केवल ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करता है एज अ फ्यूल। तो इसका सिग्नल तुरंत हमारे मस्तिष्क को और हमारे पेनक्रियास को पहुंचा। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में हमारे पेनक्रियास ने अपने बीटा सेल से इंसुलिन का जो सिक्रीशन है, इंसुलिन के निकलने को कम कर दिया और उसका एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं, जो उसके ठीक उलट काम करता है। यानी इंसुलिन हमारे रक्त में शुगर की मात्रा को घटाता है, मगर ग्लूकागॉन हमारे रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसमें इंसुलिन कम हो जाएगा, ग्लूकागॉन ज्यादा हो जाएगा, दिमाग को सिग्नल जाएगा, तो दिमाग अपने कई सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा, जिसमें एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन और एसिटाइलकोलिन आ जाते हैं। अब इन सारे हार्मोन्स के मिलने से एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस होता है जिसमें जो ग्लूकोज का अपटेक है, यानी रक्त में से जो ग्लूकोज का कंजम्पशन है और रक्त में जो ग्लूकोज का इनटेक है, इसके बैलेंस को वापस मेंटेन किया जाता, जिससे कि जो आपके रक्त में ग्लूकोज कम हो गया है वह वापस नॉर्मल लेवल पे चला जाए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन के सिक्रीशन है, ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ज्यादा रिस्क पे होते हैं। जब एक रोगी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये समझने की बात है, तो 70 से नीचे हमने कहा जी कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लेकिन जब एक रोगी का ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 85 के बीच में होता है, तो सिग्नल दिमाग को चला जाता है कि भाई अब पेनक्रियास से इंसुलिन का जो सिक्रीशन है उसको आप कम कर दें, और इंसुलिन सिक्रीशन की वजह से रक्त में से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। जब ये शुगर लेवल और कम हो रहा है, 65 से 70 पे आया, तो शरीर ने सिग्नल दिया कि अब आप इसके अपोजिट जो हार्मोन है, जो उल्टा काम कर रहा है, जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं, इसके सिक्रीशन को बढ़ाएं। उसी लेवल पे हमारे एड्रिनल
ग्लैंड जो हमारे गुर्दे के ऊपर दोनों तरफ दो ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है एपिनेफ्रिन। ये भी शुगर को बढ़ाने का काम करती है। और अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पे नहीं रुक रहा या इसके लिए हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया और ये हाइपोग्लाइसीमिया 1.5-2 घंटे 3 घंटे तक रह गया, तो फिर जो हार्मोन निकलेंगे वो कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के प्रति हमारे शरीर की जो अनुक्रिया है वह इसी प्रकार से है जो मैंने बताई कि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रीन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और कॉर्टिसोल एवं ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। एक नॉर्मल पेशेंट की अगर बात करें हम, जो कि पेशेंट हमारा अगर यदि नॉन डायबिटिक है, तो उसमें जब ग्लूकोज कम हुआ तो इंसुलिन कम हुआ, ग्लूकागॉन बढ़ गया, एपिनेफ्रीन बढ़ गया, वापस ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया, बात नॉर्मल हो गई। रोगी को पता, मतलब नॉन डायबिटिक पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। इसीलिए जो नॉर्मल नॉन डायबिटिक व्यक्ति है वह बिना खाए पिए भी एक लंबे समय तक अपना काम चला लेता है, क्योंकि ये ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से ग्लूकोज बनाता है और शरीर की ब्लड की ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है। टाइप 1 मधुमेही में क्या होता है कि टाइप 1 मधुमेही में जो पेनक्रियास में बीटा और अल्फा सेल हैं, जिसमें से बीटा सेल से इंसुलिन निकलना है और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलना है, इनकी संख्या बहुत कम या नाम मात्र है। तो अगर टाइप 1 रोगी में ग्लूकोज कम हुआ तो उसका इंसुलिन घटेगा नहीं और ग्लूकागॉन भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनको पैदा करने वाली कोशिकाएं ही नहीं है। तो आपके जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो यहाँ पे खत्म हो गए। और जो एपिनेफ्रीन है ये कुछ हद तक कार्यरत होता है, परंतु इसकी भी जो क्षमता है वह कम होती है। और हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि टाइप 1 रोगी अपने खुद के इंसुलिन सिक्रीशन की वजह से हाइपो में नहीं जा रहा, वह हमने बाहर से जो उसको इंसुलिन दे रहे हैं वो उसके एक्शन की वजह से हाइपो में जा रहा है। तो ऐसे रोगी को हाइपोग्लाइसीमिया होने पे अगर आपने बाहर से उसका इलाज नहीं किया, उसको आईवी ग्लूकोज नहीं दिया या उसको तुरंत कुछ खाने को नहीं दिया, तो इसका हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर हो जाएगा या बढ़ जाएगा। जब टाइप 2 डायबिटीज अपने शुरुआती दौर में होती है, शुरू के 5 साल या 10 साल, तो ऐसी अवस्था में 50% तक बीटा और अल्फा सेल होते हैं जो अपना कार्य कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो शुरू के टाइप 2 डायबिटीज हैं उनमें दवाओं से शुगर कंट्रोल रहता है, लेकिन ये देखा गया है, बहुत सारे मरीज आके बोलते हैं कि हमको 20 साल से शुगर है, पिछले 15 साल से हमारा दवा पे बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हमारा दवा पे कंट्रोल गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि जब 20 साल पहले आपको शुगर हुई थी उस वक्त आपकी पेनक्रियास की ग्रंथि में लगभग 50% कोशिकाएं बची थी, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, उम्र भी बढ़ रही है, तो इन कोशिकाओं की संख्या और कम होती जाएगी। तो शरीर की खुद की इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाने की क्षमता ये कम होती जाएगी। तो इसीलिए जो लंबे समय से डायबिटिक पेशेंट्स हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स, उनमें भी जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो कुछ काफी हद तक टाइप 1 की तरह बिहेव करते हैं। मतलब उनमें इंसुलिन सिक्रीशन कम नहीं होगा, ग्लूकागॉन नहीं बढ़ेगा, तो हमारे प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज्म्स हैं वो लंबे समय से जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें खत्म हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के
काफी सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, बहुत तेज भूख लगना, कमजोरी, अचानक से कमजोरी लगना, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन कि बिना किसी बात के इरिटेटेड रहते हैं, शाम होते होते ऑफिस जाते हैं सुबह खाना खा के और शाम तक बिना किसी कारण के जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं। रात को अगर आपको अक्सर करके बहुत बुरे सपने आ रहे हैं तो नाइटमेयर्स या बुरे सपने ये भी एक सूचक है कि रात में आपको नींद में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। अचानक से घबराहट होना, बेचैनी, पसीना होना, कपकपी आना, ये सारे लक्षण हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। सोचने की क्षमता प्रभावित होना, जब हाइपोग्लाइसीमिया हमारा और सीवियर हो जाएगा, जब शुगर लेवल 55 के नीचे जाने लगेगा तो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होने लगती है, एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और अगर कोई टेक्निकल काम करना है या कोई कैलकुलेशन वाला काम करना है तो व्यक्ति अक्सर आगे बोलता है ये हमसे बैंक वाला काम नहीं हो पा रहा। अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो ये सारे लक्षण हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। अगर किसी शुगर के रोगी को, मधुमेही को ये लक्षण होते हैं तो उनको सबसे पहला काम यह करना है कि तुरंत अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करना। यदि आप नहीं चेक कर पा रहे, किसी कारण से ट्रैवल में है या आपके पास उस समय ग्लूकोमीटर नहीं है, तो आपको तुरंत कुछ खा लेना चाहिए। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और हमने उसको संज्ञान में नहीं लिया, हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो उसकी वजह से क्या समस्याएं हो सकती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो वेल डॉक्यूमेंटेड है एंटिटी वो है सीजर या दौरे। हमारे पास इमरजेंसी में जब भी कोई पेशेंट सीजर्स के साथ आता है कि इनको ये दौरे हो गए या दौरे पड़ रहे हैं हमारे सामने, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है ग्लूकोमीटर लेके तुरंत उसका शुगर चेक करें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया दौरे होने का एक कॉमन कारण। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो रहे हैं और आपने उसको इग्नोर कर दिया और जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, आपके जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं वह सही नहीं काम कर रहे और हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ता जाएगा, तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, अचेत अवस्था में जा सकता है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया लेस देन 40 व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। अचानक से उसको अधरंगी हो सकती है, जिसको हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक बोलते हैं। बुजुर्गवार व्यक्ति है या अगर उसकी कार्डियो हेल्थ अच्छी नहीं है तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से दिल का दौरा आने की भी संभावना होती है और अल्टीमेटली ये मृत्यु का भी कारण हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया होने पर क्या करें, इसको बड़े ही सिंपल तरीके से एक रूल से मैं समझा दूंगा, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ 15। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होने पर ये रूल ऑफ 15 आप हमेशा याद रखिए। तुरंत 15 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको अगर उपलब्ध है तो आपने अपना शुगर लेवल चेक किया, आपने देखा मेरा शुगर लेवल कम है, आपने 15 ग्राम ग्लूकोज या 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लिया। फिर आप 15 मिनट तक वेट करो शांति से बैठ के और 15 मिनट के बाद आप फिर से अपना शुगर लेवल चेक करो। 15 मिनट के बाद जब आप अपना शुगर लेवल चेक करते हो और आप अभी भी ये पाते हो कि हमारा शुगर लेवल ऑप्टिमल से नीचे है, यानी 70 या 80 से नीचे है, तो आप फिर से 15 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ले लें और इसको तब तक रिपीट करते रहें, इस रूल ऑफ 15 को, जब तक कि आपके शुगर लेवल 70 या 80 मिलीग्राम से ऊपर नहीं आ जाते। ये तो हो गया तुरंत। इसके अलावा ये होने के बाद आपको तुरंत अपने चिकित्सक से मिलना है और अपनी दवाई की डोज को या अपने इंसुलिन की डोज को सेट करना है और ये जानना है कि हमको हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ।
ये रूल ऑफ 15 उन रोगियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो खुद से अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि रोगी ऑलमोस्ट अचेत अवस्था में चला जाता है और वह खुद से इसको नहीं कर सकता। बेहोशी छा रही है या बहुत सीवियर कंफ्यूजन अगर हो रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये रूल ऑफ 15 रोगी नहीं कर सकते। तो आपको अपने नियर एंड डियर वंस, ऐसे लोग जो आपके साथ रहते हैं, उनको भी इस नियम से अवगत कराना चाहिए कि अगर मुझे कभी ऐसा हो जाए तो आप मेरा शुगर लेवल चेक करो, मुझे 15 ग्राम ग्लूकोज दो, 15 मिनट के बाद फिर शुगर चेक करो, और ऐसा तब तक करते रहो जब तक कि मेरा शुगर 70 या 80 से ऊपर नहीं आ जाता। 15 ग्राम ग्लूकोज कैसे उपलब्ध हो सकता है? सबसे कॉमन चीज जो उपलब्ध है वो थी ग्लूकोज टैबलेट्स। प्री पैक ग्लूकोज टैबलेट्स आती हैं, तो आप 3 से 4 ग्लूकोज टैबलेट्स ले लें तो वो 15 ग्राम ग्लूकोज के बराबर है। अगर हम उसको चीनी के रूप में बात करें तो जो हमारा खाना खाने वाला चम्मच होता है उससे लगभग 1.5 से 2 चम्मच चीनी 15 ग्राम ग्लूकोज के बराबर है। या आधा कप संतरे का जूस, या आधा केला, 4 से 5 बिस्किट, 1 स्लाइस ब्रेड या एक छोटा फल, इसमें से जो भी उपलब्ध हो वो 15 ग्राम ग्लूकोज के बराबर है और उसका सेवन आप कर सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होने पर। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो दोनों इस स्लाइड में समावेश कर दिया गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया होने पे हमारे लक्षण क्या क्या होंगे। सर में दर्द, तेज भूख लगना, कपकपी छूटना, अचानक कमजोरी महसूस होना, पसीना होना, कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, इरिटेशन होना, ये सारे लक्षण हो गए। ये लक्षण हैं तो आप रूल ऑफ 15 को फॉलो करिए, अपने शुगर को चेक करिए और एक्शन में आ जाइए। ये कुछ फोटोज हैं, ये ग्लूकोज टैबलेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं रोगियों के उपयोग के लिए। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, लेकिन विदेश में ये एक बहुत ही कॉमन कल्चर है कि जो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको अस्पताल से टैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह के टैग्स ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं बनवाने के लिए, और वो व्यक्ति अपने साथ या अपने ऊपर हमेशा ये टैग रखता है ताकि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो पब्लिक प्लेस में है, ट्रांसपोर्ट में है, आपके साथ कोई जानकार नहीं है जिसको नहीं पता कि आपको बीमारी है, तो आपका तुरंत इलाज आपके अगल बगल के लोग आपको ये ग्लूकोज वगैरह दे सके। यदि मुंह से ग्लूकोज देने पे आपका हाइपोग्लाइसीमिया नहीं ठीक हो रहा है तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, जहां पे हम आईवी ड्रिप के द्वारा भी ग्लूकोज देते हैं। कुछ ऐसे भी हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं जो इस आईवी ग्लूकोज को भी बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जो हमने हार्मोन ग्लूकागॉन की बात की थी, तो ग्लूकागॉन इमरजेंसी किट भी उपलब्ध होते हैं। ये ग्लूकागॉन हार्मोन का इंजेक्शन होता है जो कि ठीक इंसुलिन के इंजेक्शन की तरह होता है। ये लिली कंपनी का इंजेक्शन, मैंने यहाँ फोटो डाली है। इसको लगाने से तुरंत ये हार्मोन एक्शन में आता है और आपके लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और आपके रक्त के शुगर को बढ़ा दे। तो इसी के साथ मैं ये छोटा सा प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं और अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ डिस्कशंस करें और अपने सवाल आगे रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत, इतने सारगर्भित तरीके से इस विषय को सामने रखने के लिए। बंधुओं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव व्यक्तिगत रूप से किया हो, या परिवार में आपके अगर कोई मधुमेही रोगी हो तो आपने उनके ऊपर इस चीज को देखा हो कि हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं। समय रहते इसका संज्ञान लेना और तत्काल उपचार करना, यही इसके ऊपर विजय पाने की सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम इस
अब तक तो हम इस बात पे चर्चा करते आए शुगर कैसे कम करना है, शुगर कैसे कम करना है, लेकिन अगर हमारा प्रयास शुगर बहुत ज्यादा कम कर रहा है तो उससे कैसे निपटे इसका भी हमें एक संज्ञान नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसा डॉक्टर अभिजीत ने कहा कि ऑनलाइन टैक्स भी उपलब्ध है, आप जाएं ऑनलाइन सर्च करें, नहीं तो कम से कम अपने पास एक छोटा सा एक कार्ड बना करके अपने पर्स में अवश्य रखें कि मैं मधुमेही हूं, यदि मैं असामान्य व्यवहार करता पाया जाऊं तो मुझे तत्काल ग्लूकोज पिला दें, मुझे सबसे नजदीकी अस्पताल पहुंचा दें। निम्न नंबरों पे आप सूचित कर दें, आपके अपने घर का नंबर, आपके चिकित्सक का नंबर उसमें लिखा होना चाहिए। कई बार ऐसा ये हुआ है कि असामान्य व्यवहार करता व्यक्ति पाया गया बाजार में या कहीं भी, और लोगों ने समझ लिया कि इसने कुछ नशा कर रखा है या ये कुछ पागल टाइप का आदमी है, पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके साथ कुछ हादसा ना हो जाए या आपके परिचित के साथ, उसको आप बताएं कि आप एक अपने साथ एक आई कार्ड अवश्य रखें जिसमें लिखा हो, तो आपके घर का पता, फोन नंबर, आपके चिकित्सक का पता, फोन नंबर उसमें आपने लिख कर रखा हो। मैं बड़ा रोचक आपको एक वृत्तांत, दो वृत्तांत आपको बताना चाहूंगा। जब मैं कभी डॉक्टर अभिजीत के उम्र में था, प्रैक्टिस की शुरुआत मैंने की थी, बड़ा उत्साह था, उमंग था, और एक बार मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब हमारे पिताजी को लगता फालिज मार दिया है, आप चल के देख लीजिए। क्लिनिक के पीछे ही उनका घर था। मैं गया स्कूटर से, देखा उनको, मैंने एग्जामिन किया। बात बात में पता चला कि अभी 5-6 दिन पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, खा पी नहीं रहे हैं ढंग से, शुगर के मरीज हैं, डैनिल खाते हैं, दवा खा रहे हैं। तो देखने से आभास हो गया कि ये आम तरह का फालिज नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, ये कुछ हाइपोग्लाइसीमिया का ही लक्षण है। तो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक किया, हमारे ख्याल से शायद 54 या 56 ऐसे कुछ आया था। तत्काल मैंने उसके एक बेटे को स्लिप लिख के दिया कि जाओ ग्लूकोज का इंजेक्शन लेकर के आओ, सिरिंज लेके आओ। वो 10-15 मिनट में सिरिंज इंजेक्शन लेके आया, मैंने उसको आईवी ग्लूकोज लगा दिया, 2 एम्प्यूल ग्लूकोज मैंने लगा दिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया से ये लक्षण होते हैं तो ग्लूकोज देने के बाद चमत्कारिक परिवर्तन आता है व्यक्ति के अंदर। अभी दूसरा इंजेक्शन मैं लगा पुश कर ही रहा था, तब तक मैं वो पूरी तरह से होश में आ गया। चारों तरफ उसने देखा, मुझे देखा। अच्छा, तब तक मैंने गौर नहीं किया था, उसने अपना हाथ उठाया, अपने हाथ को देखा, उसके हाथ में स्याहियां लगी हुई थी उसकी उंगलियों पे। उसने अपने बेटे को गाली देना शुरू किया और घर के लोगों को कि तुम लोगों ने डॉक्टर को बुला करके मुझे सुई लगवा करके और बेहोश करके कागजों पे मेरे उंगली के निशान ले लिए, तुम मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हो। मैंने फीस वीस की चिंता छोड़ी, चुपचाप वहां से उठा, अपना बैग उठाया, स्कूटर उठाया और क्लिनिक चलाया कि अब ये कहीं मेरे पर ना ये इसका गुस्सा बरसने लगे कि आप भी साजिश में शामिल हो। तो बड़े अजीब अजीब किस्से होते हैं। एक पेशेंट हमारी क्लिनिक पे इस शिकायत को लेकर के उसके अटेंडेंट आए कि साहब ये अक्सर रह रह करके एकदम से वायलेंट हो जाते हैं और गालियां बकने लगते हैं, पता इनको क्या हो गया है। और मौके पे उसी क्लिनिक पे जब तक वो लोग इस बात को बता रहे थे, जो उनको जल्दी देख लीजिए, वो पेशेंट बाहर बैठा हुआ था, अचानक गाली देने की आवाजें आने लगी और मैं बाहर गया तो एकदम वायलेंट और गालियां। तुरंत शुगर चेक किया गया, बहुत लो शुगर था, ग्लूकोज ड्रिप लगाया गया, एकदम ठीक हो गया। तो कभी कभी बड़ा वायलेंट बिहेवियर भी पेशेंट करता है अगर उसका ग्लूकोज लो हो जाए। तो अब आप सभी लोग अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बताएं। टाइप 1 डायबिटिक बच्चे जो होते हैं उनके पास हमेशा कुछ चॉकलेट्स, कुछ बिस्किट के पैकेट, अगर ग्लूकोज टैबलेट मार्केट में मिलता है, ढूंढेंगे मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाता है। ग्लूकोज के टैबलेट्स ये उनके पास हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। स्कूल के प्रशासन को, क्लास टीचर को ये संज्ञान में होना चाहिए कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटिक इंसुलिन लेता है, तो अगर कुछ बेहोशी की अवस्था में आता है या कुछ एबनॉर्मल बिहेव करता है तो हमें इसको तत्काल कुछ न कुछ खिलाने की व्यवस्था करनी है और उसको डांटना डपटना नहीं है। अगर वो बच्चा क्लास के बीच में उसे भूख लग जाए तो उसे खाने देना चाहिए, ये सब चीजें उनको बताना चाहिए कि वो इनडिसिप्लिन में नहीं आएगा। वो बच्चा इंसुलिन पे है, अचानक शुगर कम हो रहा है, उसे भूख लग रही है, आप नहीं खाने दोगे तो बेहोश हो जाएगा। तो टाइप 1 जितने भी बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, वो क्लास टीचर को और स्कूल को इस बात की सूचना अवश्य दें और उनको अवगत कराएं कि मेरे बच्चों को ये कमी है, इंसुलिन पे है, अगर कभी ऐसा हो तो आप लोग
इस आपकी जानकारी में होना चाहिए, और स्कूल के प्रशासन के पास भी घर का नंबर, डॉक्टर का नंबर रहना चाहिए। अब कैलाश जी, आप, प्रदीप जी, विनय जी भी जुड़े हुए हैं। कुल मिला जुला के आपकी बात से ये समझ में आया है कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, डायबिटीज को एज अ स्टिग्मा नहीं देखना है, ये नहीं सोचना है कि हम इसको सबसे छुपा के रखें और किसी को पता ना चलने दें कि हमको ये रोग है। उससे बेहतर है कि आप अपने नियर एंड डियर वंस, अपने दोस्तों से, जहां आप काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस में लोगों को अपनी स्थिति से अवगत करा के रखें, ताकि अगर कभी कुछ आपके साथ अनुचित व्यवहार या आपके साथ कुछ गड़बड़ होने भी लगे तो उन लोगों को पता तो रहे कि आपका बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड क्या है और आपके साथ क्या उचित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सर एक मेरा वो थोड़ा सा सलाह चाहिए। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो इंसुलिन इस वजह से भी नहीं लेते हैं कि मेरा शुगर अचानक कम हो जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कैसे फिर समझाना चाहिए या फिर उसको गाइड करना चाहिए? उस पेशेंट में, उस स्थिति में पेशेंट को काउंसिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कैसे काउंसिल होता है वो मैं बता देता हूँ। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो उस समय पाकिस्तान के पास कौन सा हवाई जहाज था, पवन जी बताइए, जब सन 70-71 में लड़ाई हुई थी? सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। पाकिस्तान के पास यूएस से आया हुआ कोई बड़ा ही एडवांस हवाई जहाज था, सेबर जेट। और हिंदुस्तान के पास क्या था? हंटर हवाई जहाज था, छोटा सा नेट था, नेट। लेकिन जीता कौन? हिंदुस्तान जीता। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है कि हवाई जहाज से फर्क नहीं पड़ता, चलाने वाले से फर्क पड़ता है। तो उसी तरह इंसुलिन से फर्क नहीं पड़ता, लगाने वाले से पड़ता है, और इंसुलिन लिखने वाले से पड़ता है। कौन सा इंसुलिन देना है, किस प्रकार का इंसुलिन देना है, कितनी मात्रा में देना है, पेशेंट को आपने सही तरह से काउंसिल किया है कि नहीं, कि इंसुलिन को कैसे टाइट्रेट करना है। और साथ में हम जब इंसुलिन समझाते हैं तो हम रोगी को हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण भी बताते हैं कि अगर कभी ऐसा हो तो अपना शुगर चेक करो और ग्लूकोज अपने साथ रखो। तो अगर आप उसको सही ढंग से काउंसिल करते हैं जी, तो रोगी का डर उसके मन से खत्म हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि अगला टॉपिक मैं इसी पे रखूं। एक, जब से ये कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की डिवाइस आई है, हमने पिछली बार एक चर्चा की थी तकनीकी जो एडवांसमेंट हो रहे हैं इलाज में, उसकी हमने परिचर्चा की थी। दूसरी बार इसकी चर्चा भी की थी कि एक नया विधा आया है, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, सतत ग्लूकोज मापन। जब मीटर आया तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि उसके पहले शुगर जांच के लिए हमेशा पैथोलॉजी जाना पड़ता था। आपने सुबह ब्लड दिया तो दूसरे दिन रिपोर्ट आता था, तो पता लगा आज आपको अभी हाइपो हुआ है, लेकिन वो आपने सैंपल दिया, उसका रिपोर्ट आपको एक दिन बाद मिलेगा, लेकिन आपको मैनेज अभी तत्काल करना है। जब ग्लूकोमीटर आया तो इसने काफी कुछ परिवर्तन किया चिकित्सा के क्षेत्र में, और आप तत्काल अपना शुगर जान सकते थे, तत्काल मैनेज कर सकते थे, और करते भी हैं। लेकिन शुगर आप जब ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो आप दिन में 2 बार 3 बार मैक्सिमम 5 बार तक जांच कर सकते हैं, लेकिन 5 बार तक प्रिक करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। स्ट्रिप के खर्चे, और सबसे बड़ा डर वो जो प्रिक होता है, चुभने का, सुई चुभने का जो दर्द है, वो आदमी नहीं लेना चाहता। तो अब एक नई विधा आई है पिछले 7-8 साल से, सतत ग्लूकोज मापन। इसमें एक छोटा सा चिप होता है जिसको हम बाह पर या पेट पर लगा देते हैं, और ये मिनिमम 14 दिन, कुछ तो डिवाइस हैं जो 3 महीने तक भी काम करते हैं, कुछ डिवाइस 6 महीने तक भी काम करते हैं, लगातार आपके शरीर के शुगर का मापन करता है, अपने अंदर एक चिप में स्टोर करता है। और इसमें फिर 2 तरह के मशीनें आती हैं। एक तो वो है जो टाइप 1 बच्चे आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि वो चिप आपके मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कर दिया जाता है, या उस चिप के साथ एक डिवाइस आती है जिसपे लगातार वो शुगर की रीडिंग दिखाता रहता है। हर तीसरे मिनट, चौथे मिनट वो रीडिंग आपको मोबाइल पे दिखाता रहेगा या ऐप पे दिखाता रहेगा कि आपका शुगर इस समय इतना है, 5 मिनट के बाद फिर इतना है। तो उससे जो भी व्यक्ति उस चिप को लगा रखा है
तो लगातार देख सकता है मेरा शुगर कितना चल रहा है। तो अगर और उसको 24 घंटे का पैटर्न भी पता चल जाता कि मेरा शुगर कब लो होता है, कब हाई होता है, तो उसके हिसाब से फिर इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करने में आसानी होती है। और तो एक चीज और हाँ, इसमें जो पेशेंट ओरिएंटेड डिवाइस है उसमें ना सिर्फ उस समय का शुगर दिखाता है बल्कि एरो बना के ये भी दिखाता है कि आपका शुगर आगे ऊपर जाने वाला है या आगे नीचे की तरफ जाने वाला है या उसी लेवल में चलने वाला है। तो अगर वो एरो नीचे की तरफ है तो आप अपने इंसुलिन की डोज को घटा सकते हैं, अगर वो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप अपने इंसुलिन की डोज को स्वतः बढ़ा भी सकते हैं। तो ये काफी मददगार होता है। और अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 70, कम से कम 70, अधिक से अधिक 180, इसके बीच में आपका शुगर लेवल 24 घंटे रहना चाहिए, 70 से 180 के बीच में। और अगर आपका 70 से 180 के बीच में 24 घंटे में से 70% समय इसके अंदर रहता है तो आपका शुगर कंट्रोल अच्छा चल रहा है। लेकिन 70% से कम है, और कम में दो चीज हो सकती है, या तो आपका शुगर हाई रहता है या आपका शुगर लो रेंज में चला जाता है। और 70 से 80, 180 के बीच में 70% ऑफ द टाइम नहीं रहता। इसको हम कहते हैं टाइम इन रेंज। इन रेंज कितने समय तक आपका शुगर रहा, उसमें भी कोशिश ये होती है कि 70 से नीचे या 80 से नीचे आपका शुगर 4% ऑफ द टाइम से कम रहे। तो ये जब हम किसी व्यक्ति को इंसुलिन देते हैं तो हम उसको ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर संभव हो सके, आपका पैसा जेब अलाउ कर सके, तो आप बीच बीच में ये सतत ग्लूकोज मापन का डिवाइस भी लगाएं और आपको पता चल जाएगा कि 24 घंटे का आपका प्रोफाइल क्या है, शुगर कब लो हो जाता है, कब हाई हो जाता है, उसके हिसाब से कौन सा इंसुलिन लगाना है, किस टाइम लगाना है और किस टाइम इंसुलिन का डोज क्या रखना है। तो अगली बार मैं सोचता हूँ कि इस टाइम इन रेंज के ऊपर ही हम एक टॉपिक रखेंगे और इससे रोगी को काफी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपने ऊपर कि मेरा शुगर बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं मेरा गड़बड़ चल रहा है, मुझे इसमें कुछ करना है। तो ये लगातार आपको चूंकि दिखाता, तो लगातार आप चैतन्य रहते हैं कि नहीं अब मुझको इस टाइम कम खाना है, पिछली बार रात को इतना खाया था तो इतना बढ़ गया था, आज रात को मैं कम खाऊंगा। इससे बहुत मदद मिलती है। और कोई प्रश्न? कैलाश जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर ये डॉक्टर अभिजीत ने बहुत अच्छी तरह से चीजों को अच्छी तरह से एलेबोरेट करके बताया और ऑलमोस्ट सारे कंफ्यूजन्स दूर हुए। एक सवाल मेरे मन में जो आया वो सर वो ये था कि जनरल कंडीशंस में, ट्रैवलिंग में या सोसाइटी में अगर कोई एक ऐसा केस दिखता है जहां आप ये सस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया में गया हुआ बंदा है, तो एक जनरल उसमें अगर देखें तो हमारे पास कितना टाइम होता है उसको ट्रीट करने या उसको डॉक्टर तक पहुंचाने या हॉस्पिटल तक ले जाके ड्रिप देने दिलाने जैसी चीजों के लिए एक ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना टाइम होता है जनरल पब्लिक के पास? जी सर, यही मेरा डॉक्टर अभिजीत। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कितना टाइम होता है। ये इस पे निर्भर करता है कि रोगी के लक्षण क्या हैं। यदि रोगी को शुरुआती लक्षण हो रहे हैं, जैसे इरिटेशन हो रही है या उसको बड़ी तेज भूख लग रही है, तो ये शुरुआती लक्षण है। ऐसे लक्षण होने पे हमारे पास लगभग पौना घंटा 1 घंटे का समय है। लेकिन अगर यही लक्षण हमारे मॉडरेट लक्षण पे आ जाए कि पसीना होना, बहुत तेजी से घबराहट होना या मेंटल कंफ्यूजन होना, तो ये लक्षण कहते हैं कि भाई तुरंत इसको कुछ खाने को दो। आइडियली तो शुरुआती लक्षणों में भी आपको तुरंत चेक करके खाने को देना है, लेकिन उसमें हमारे पास थोड़ा सा समय रहता है। जो हमारे मॉडरेट वाले लक्षण हैं, इसमें हमारे पास कम समय होता है, लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे। और अगर व्यक्ति को सीवियर लक्षण हो रहे हैं, जैसे कि उसको चक्कर आ रहा है या बेहोशी हो रही है, तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि हमें तुरंत उसको, अगर मुंह से लेने की स्थिति में है तो मुंह से उसको देना चाहिए, अन्यथा उसको तुरंत एट द अर्लीस्ट आप लेके किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल पे चले जाएं। अच्छा अस्पताल खोजने की जरूरत नहीं है। और नियरेस्ट, हाँ, बस नियरेस्ट हॉस्पिटल पे, क्लिनिक पे, कहीं भी जाके उसको डेक्सट्रोज ड्रिप जो है वो शुरू करवा।
उसमें तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, और बाकी पार्टी वगैरह में ऐसा आपने अनुभव किया तो पार्टी में तो बहुत सी चीजें खाने को रहती है, मिठाइयाँ रहती हैं, आइसक्रीम रहता है ना, आप तत्काल खिला सकते हैं उसको। नहीं कुछ है तो अगल बगल की किसी दुकान से आप लाके उसको बिस्किट खिला सकते हैं, ग्लूकॉन डी दे सकते तो हैं, उनको फ्रूटी दे जूस सकते पिला सकते हैं, हैं। जूस। कुछ नहीं मिल रहा है देखिए तो अगर कोल्ड ड्रिंक भी दे सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिला दें उसको, 200 ml अगर कोल्ड अचेत ड्रिंक में अचेत है तब तो तत्काल उसको सबसे नियरेस्ट जहां भी ड्रिप लगने की सुविधा मिल जाए, कोई आरएमपी हो कोई भी हो, बस ड्रिप लगा दे वो ग्लूकोज का। तो आई होप कैलाश जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। Yes, I am very much thankful. थैंक यू, थैंक विनय यू। जी आप जुड़े हैं, कुछ बात रखेंगे अपनी, क्योंकि अब 10 बज रहा, हम लोग समय समाप्त करेंगे। ये डॉक्टर अभिजीत ने जो आज प्रस्तुत किया इस पे हाइपोग्लाइसीमिया पे, मुझे शेयर करना चाहेंगे। वो घटना याद आती है आपके क्लिनिक पे, बहुत पहले, हम समझते हैं 20 साल पहले, एक महिला आई, वो प्रेग्नेंट थी और उसकी स्थिति देख करके मतलब एकदम वो समझ लीजिए कि अर्ध बेहोशी हालत में थी। तो बाद में आप निकल के आए, आपके कंपाउंडर से तुरंत आपने वो मंगवाया, जो भी उसका इंटावेनस उसको आपने दिया, दिलवाया, आपके कंपाउंडर डॉक्टर सुनील थे। उस महिला ने आंखें खोला अपना, उसको थोड़ी देर बाद फिर आपने वो मौसमी का जूस पी, उसके बाद थोड़ी हरकत में आई, फिर बैठी तो आपने पूछा क्या हुआ था, तो उसने कहा पंडित जी को बिना खिलाए भोजन नहीं कर सकते थे, हम इंसुलिन ले लिए थे और मेरी ये स्थिति हो गई थी। तो वो घटना मुझे अभी भी याद आती है, जैसे डॉक्टर अभिजीत ने बताया कि ये सब चीजें हाइपोग्लाइसीमिया का जो इन्होंने एक, जानते तो सब कोई है, लेकिन इसको जो है क्या क्या इसकी सावधानी कैसे कैसे इसका वो रखना चाहिए, तो मुझे घूम फिर के वही घटना याद आती है। तो हमें तो इस तरह का विशेष ध्यान देना ही है, और इन्होंने बड़े अच्छे रूप में बड़े प्रस्तुतिकरण अपना दिया, और मुझे इसमें कोई खास और अपना प्रश्न तो सब प्रश्न के जवाब सब मिल गए हैं, कोई खास प्रश्न है नहीं। बहुत बढ़िया इनका प्रस्तुत है डॉक्टर जी का। तो सारिका जी अगर जुड़ी हैं आज तो अपनी प्रस्तुति रखें। शिवविलास जी आप जुड़े हुए हैं बेंगलोर से, आप कुछ, आपके साथ के जो लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, वो कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आप म्यूट हैं शिवविलास जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर जेपी शर्मा जी सर। कुछ आप और जोड़ना चाहेंगे? नहीं सर, अभी तो मैं ट्रेवल करके अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ सर, तो थोड़ा सा। चलिए बहुत अच्छा। आज मुझे लगता है सारिका जुड़ी नहीं है, मुझे दिख नहीं रही है, तो हम लोग आज फिर अपने इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और अगले महीने के फिर प्रथम रविवार को मिलेंगे एक नए विषय के साथ। संभवतः शायद टाइमिंग रेंज के बारे में हम लोग चर्चा करें, क्योंकि एक नई विधा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जागरूक मरीज जितना रहेगा, और ये बहुत ही अच्छी विधा है, अगर इसका उपयोग वो साल में 2 बार भी अपने ऊपर करता है तो उसको अपनी भरपूर जानकारी मिलेगी कि उसका शुगर किस तरह से बिहेव कर रहा है और वो कहाँ टिकता है। तो इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले महीने के प्रथम रविवार को हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर।